हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। और आज समावता का नेक्स्ट लेक्चर अपन देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो समावता के बारे में कल अपन ने पढ़ लिया था कि भाई समावता किसको बोलते हैं। तो समावता के लिए मैंने कहा था कि भाई अणुसूत्र क्या होना चाहिए, अणुसूत्र होना चाहिए सेम, ठीक है। ये दो अलग अलग कंपाउंड है और उनका अणुसूत्र क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अणुसूत्र समान होगा, इसके अलावा क्या अलग हो सकता है तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी समावता अपन पढ़ रहे हैं। बेसिकली दो तरह की समावता मैंने बताई थी, संरचनात्मक और त्रिविम समावता। तो संरचनात्मक समावता में तो क्या था कि संरचना अलग अलग थी, ठीक है। त्रिविम समावता की बात बाद में अपन करने वाले हैं। तो संरचनात्मक समावता में समावता जो है क्या था, संरचना अलग थी। और संरचनात्मक समावता को वापस से 6 टाइप में अपन ने क्लासिफाई किया था। तो यही सबसे पहला अपने पास था कौन सा, CI, चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या बताया था कि मुख्य कार्बन श्रृंखला या पार्श्व कार्बन श्रृंखला, इसमें क्या होगा, अंतर होगा। बाकी अणुसूत्र तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला या पार्श्व कार्बन श्रृंखला में अंतर होगा, ठीक है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला या साइड कार्बन चेन में अंतर होगा, ये CI और PI। तो PI क्या होती है, तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि किसी बहुबंध या प्रतिस्थापी, ठीक है, या फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, की स्थिति अलग रहेगी, की स्थिति अलग होगी, ठीक है। तो ये PI में, लेकिन यहां जो मुख्य कार्बन श्रृंखला थी वो क्या रहेगी, समान रहेगी। मुख्य कार्बन श्रृंखला समान रहेगी, ठीक। तो ये PI देख ली अपन ने, CI देख ली। कुछ क्वेश्चंस की बात यहां पर करने वाले हैं, ठीक है ना। देखें कि भाई ये तो पढ़ ही लिया, रिवीजन। अब बात स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। तो कल भी अपन ने कुछ क्वेश्चंस बेसिक से लिए थे समावता के संबंध में कि PI जो है वो कम से कम एल्केन में, एल्कीन और एल्काइन में कम से कम कितने कार्बन की ज़रूरत है। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। क्वेश्चन है C4H8 के सभी संभव संरचनात्मक समावयवी बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि C4H8 के सभी संभव संरचनात्मक समावयवी अपन को बनाने हैं, ठीक है। ध्यान ये रखना है, मतलब आपको C4H8 की जितनी भी संभव संरचनाएं हैं वो सारी बनानी है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी DU निकालनी है, DU। अब DU पहले पढ़ चुके हैं कि DU का मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मैंने कहा था आपको कि भाई वो फॉर्मूला जो DU निकालने का बताया था उसको आगे अपन समावता वाले चैप्टर में काम में लेंगे। तो DU निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N बाय 2, ठीक। तो ये अपने पास DU निकालने का तरीका था। तो अब इसी फॉर्मूले से हमें क्या करना है, DU निकालना है। देखना जरा DU से क्या होगा। तो कार्बन कितने, 4 और 1 5, माइनस हाइड्रोजन कितने 8, नाइट्रोजन और हेलोजन है नहीं, बाई 2। तो DU कितना आएगा इसका 1, ठीक है। अब याद करो DU 1 आने का मतलब मैंने क्या क्या बताया था आपको कि DU अगर 1 आता है, ठीक है, तो इसका मतलब या तो उसमें जो है वो एक डबल बॉन्ड है या फिर उसमें एक रिंग है। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। DU 1 आने का मतलब या तो एक डबल बॉन्ड है या एक रिंग है। DU 2 आने का मतलब क्या बताया था, या तो 2 डबल बॉन्ड हो सकता है या 2 रिंग हो सकती है, या एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग हो सकती है, या एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये DU 2 आने का मतलब है, ठीक है ना। तो इसका DU 1 आया है तो मतलब इस कंपाउंड में या तो एक डबल बॉन्ड है या एक रिंग है। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि इसके कौन कौन सी स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं। यानी इसकी स्ट्रक्चर में या तो एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, 4 कार्बन एक डबल बॉन्ड, और या फिर क्या होना चाहिए भाई, 4 कार्बन की कोई रिंग होनी चाहिए या एक रिंग होनी चाहिए ना। तो देखना बनाते हैं, 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन, एक डबल बॉन्ड लगाना है, मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक स्ट्रक्चर ये हो जाएगी।
हाइड्रोजन आप जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन जोड़ोगे तो अपने आप जो है वो हाइड्रोजन सेम आ जाएगी। इसमें हाइड्रोजन अटैच करके देख लो, 8 ही जुड़ेंगे, 8 से ज़्यादा जुड़ेंगे नहीं। फिर 4 कार्बन, भाई डबल बॉन्ड में यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, ठीक है, 4 कार्बन डबल बॉन्ड में यहाँ लगा दूँ तो ना, ये वाला नहीं बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भाई ये वाला और ये वाला कैसा है, सिमिलर ही है, रिपीट हो रहा है। कैसे पता चला? नाम लिख के देख लो, दोनों का यूपीएससी नाम कैसा आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो ये नहीं बनेगा। 4 कार्बन को भैया मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, 4 कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूँ, एक ये वाला बन जाएगा। आप कहोगे कि सर डबल बॉन्ड नीचे की तरफ लगा दो एक बार, और एक बार डबल बॉन्ड जो है वो इधर वाले कार्बन की तरफ लगा दो ऐसे। तो भाई ये दोनों जो है वो इसके जैसे ही है, ये तीनों जो है, तीनों के तीनों ये आइडेंटिकल है, एक ही कंपाउंड है। कैसे पता चला? नाम लिख के देख लो, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करो, नाम लिखो, नाम क्या आएगा, समान ही आएगा, इसलिए इन दोनों को शामिल नहीं करना है। तो ये तो हो गए डबल बॉन्ड वाले। कितने बने डबल बॉन्ड वाले? 3 डबल बॉन्ड वाले बन गए। फिर रिंग वाले, तो भाई 4 कार्बन और 4 कार्बन में रिंग, ये 4 कार्बन में एक ही रिंग पॉसिबल है, ये हो गई, ठीक है। चाहो तो फॉर्मूला चेक कर लो, C4H8 ही आएगा। आपको सारे संभव समावयव बनाने हैं। भाई ये भी तो हो सकता है कि रिंग 3 कार्बन की हो जाए, एक CH3 बाहर लगा दो, ये भी तो हो सकता है। तो भाई इसके जो है 2 तो रिंग वाले बन गए और 3 जो है वो ये वाले बन गए। तो टोटल इसके कितने बने? टोटल इसके 5 संरचनात्मक समावयवी पॉसिबल है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ सकता है, ठीक है। और देखते हैं, देखना ऐसा ही क्वेश्चन अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई यहां पर मैं C4H6 कर दूं, है ना, कि C4H6 के सभी संभव संरचनात्मक समावयव की संख्या बताइए या संरचनात्मक समावयव बनाइए। तो DU निकालते हैं पहले तो DU कितना आएगा भाई इसका? C+1 5 माइनस H/2 6/2 कितना आएगा? DU 2, ठीक है। DU 2 आने का मतलब क्या है? DU = 2, इसका मतलब क्या है? या तो इसमें 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है, या इसमें 2 रिंग हो सकती है, या 2 रिंग हो सकती है, या इसमें 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग हो सकती है, या फिर इसमें 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 4 कार्बन के साथ ये सारी पॉसिबिलिटीज़ अपन बनाने की कोशिश करते हैं। देखना ज़रा, 4 कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड लगाने हैं। कैसे कैसे 2 डबल बॉन्ड लगा सकते हैं? ये 4 कार्बन हो गए, 2 डबल बॉन्ड मैं ऐसे लगा सकता हूँ, एक पॉसिबिलिटी। 4 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड लगाने हैं, तो दोनों डबल बॉन्ड जो है वो हो सकता है मैं ऐसे लगा दूँ, ठीक है। आप कहोगे कि सर दोनों डबल बॉन्ड ऐसे लगा दो, तो ये वाला नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पहला और तीसरा क्या कर दिया है? रिपीट कर दिया है, तो ये नहीं हो सकता। 4 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड लगा दूं तो इसमें 4 कार्बन में 2 डबल बॉन्ड आ सकते हैं क्या? ना, यहाँ 2 डबल बॉन्ड नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि वैलेंसी पूरी नहीं होगी ना। कार्बन की वैलेंसी कोई 5 थोड़ी ना होती है, 4 से ज़्यादा वैलेंसी तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये 4 कार्बन और 4 कार्बन में 2 डबल बॉन्ड अपन ऐसे ही लगा सकते हैं। तो ये बना लिए अपन ने 2 डबल बॉन्ड वाले, ठीक। फिर 2 रिंग वाले बनाने हैं, तो 4 कार्बन और 2 रिंग हो, तो 4 कार्बन में भाई 2 रिंग ऐसे हो सकती है, बाईसाइक्लो रिंग, क्योंकि ये भी 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री है। साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, इनके बारे में अपन को पता है ना। तो बाईसाइक्लो रिंग है, 3 डिग्री, 2 रिंग अटैच है आपस में, 2 जगह से 3 डिग्री से 2 रिंग हो गई, ठीक है। आप चाहो तो इनका सबका यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस करके देख लो, क्या आएगा? H6 से आएगा। बैलेंस कर देता हूँ, चलो, CH2 CH3 और ये CH, ठीक है। ये देख लो जरा, H6 यहाँ पर भी बैलेंस कर देता हूँ, CH2 और ये H और ये H, ठीक है। यहाँ पर भी बैलेंस करके देख लो, हाइड्रोजन बराबर ही आएंगे। फिर देखो, 2 रिंग वाला हो गया, एक ही बन सकता है 2 रिंग वाला, और कोई नहीं बन सकता है, ठीक है। फिर 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग वाला बना के देखते हैं। भाई देखना जरा, ये 1 रिंग हो गई और इसमें 1 डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। फॉर्मूला चाहे चेक कर लो, सेम ही आएगा। भाई 1 डबल बॉन्ड 1 रिंग वाला ये भी तो बन सकता है। ये 1 रिंग हो गई, ठीक है, ये 1 कार्बन हो गया, 1 डबल बॉन्ड हो गया। भाई चेक कर लो, इसका फॉर्मूला भी सेम ही है। 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग वाला ये भी तो बन सकता है। भाई CH3 मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। भाई 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग वाला ये भी बन सकता है, ये CH2, एक ये भी बन सकता है। तीनों पॉसिबिलिटीज़ है। इन सब की DU कितनी कितनी है? 2 2 है। और फॉर्मूला सबका क्या है? C4H6, सबका फॉर्मूला यही है, C4H6 ही है। क्लियर है? तो ये बन गए 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग वाले जितने भी कंपाउंड है। फिर आता है 1 ट्रिपल बॉन्ड, 4 कार्बन और 1 ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो 4 कार्बन हो गए,
एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा सकता हूँ, 4 कार्बन हो गए, और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा सकता हूँ। समझे बात को? तो टोटल जो है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने बन गए इसके? 9 समावयवी बन गए। तो जब भी आज के बाद में आपको फॉर्मूला दे और फॉर्मूले से आपको पूछे कि भाई इसके कितने समावयवी बनेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, उसका डी निकालना है। क्योंकि जब डी निकालोगे तो डी से हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि उस कंपाउंड में क्या क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या डबल बॉन्ड कितने हो सकते हैं, रिंग कितने हो सकती है, या ट्रिपल बॉन्ड कितने हो सकते हैं। तो ये आइडिया कहाँ से मिलेगा अपन को? ये आइडिया मिलेगा फ्रॉम दी डी। क्लियर है? एक और टाइप का क्वेश्चन अपन देते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एन पेंटेन के मोनो क्लोरीनीकरण, ठीक है, एन पेंटेन के मोनोक्लोरीनीकरण से प्राप्त होने वाले सभी संभव समावयवी बनाइए। ठीक है, कि भाई एन पेंटेन के मोनोक्लोरीनीकरण से प्राप्त होने वाले सभी संभव समावयवी बनाइए। ये क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें एक तो वर्ड आया है मोनोक्लोरीनीकरण, ये क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। एन पेंटेन तो आप जानते हैं, नाम लिखना है, संरचना आपको बनानी है, नाम लिखा हुआ है, संरचना बनानी है। तो मोनोक्लोरीनीकरण ये क्या होता है भाई? देखना, मोनो का मतलब होता है एक, और क्लोरीनीकरण का मतलब होता है क्लोरीन जोड़ना है, यानी आपको एन पेंटेन में एक एक क्लोरीन जोड़ना है। ठीक है, कैसे होता क्या है कि भाई अपने पास कोई भी एल्केन है, मान लो ये इस तरीके की कोई एल्केन है, आर कुछ भी हो सकता है, CH2 और ये RCH3 इसको बोल देता हूँ, ठीक है ना। और क्लोरीनीकरण का मतलब होता है आपको इसकी रिएक्शन करवानी है क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ। ठीक है, कि इस कंपाउंड की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई? Cl2 के साथ करवाई। तो अब यहां से होगा क्या? Cl2 का मतलब ये होता है भाई Cl और ये दूसरा Cl और ये अपने पास R, CH3 को CH2H ऐसे लिख सकता हूं। तो जब आप रिएक्शन करवाओगे ना, तो यहां से क्या होगा? HCl बाहर चला जाएगा, HCl निकला और पीछे बचेगा R, CH2 और ये Cl, और रिएक्शन जो है वो होगी HNu की उपस्थिति में, यानी रिएक्शन होगी फोटोन की उपस्थिति में। ठीक है, HNu का मतलब होता है फोटोन, प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन कैसे चलती है, ये तो हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे। अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, क्लोरीनीकरण का मतलब होता है क्लोरीन जोड़ना, यानी हाइड्रोजन हटा के आपको क्या जोड़ना होता है? क्लोरीन। तो इसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण। अगर आप ब्रोमीन जोड़ते हो तो ब्रोमीनीकरण हो जाएगा, आयोडीन जोड़ते हो तो आयोडीनीकरण, और फ्लोरीन जोड़ते हो तो फ्लोरीनीकरण। और ओवरऑल अगर आप कोई हैलोजन जोड़ते हो, X जोड़ते हो, तो उसको बोल देंगे हैलोजनीकरण। समझ रहे हो बात को? तो अब आपको ये बोला है कि अगर मैं एन पेंटेन यहां पर लूं तो उससे मोनोक्लोरीनीकरण यानी एक क्लोरीन आपको जोड़ना है, तो कितने उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं या कितनी समावयवी प्राप्त हो सकते हैं। तो ध्यान से देखना, शुरू करते हैं भाई। एन पेंटेन बनाओ पहले, तो CH3, CH2 और ये CH2 और ये CH2 और ये CH3, ये एन पेंटेन। मोनोक्लोरीनीकरण करवाना है तो आपको क्या करना है? अलग अलग जगह से हाइड्रोजन हटा हटा के देखना है। यहां से हाइड्रोजन अगर हटाऊंगा तो आपको जो बनेगा आपके पास कंपाउंड CH3, CH2, CH2, CH2 और ये CH2Cl, ये मोनोक्लोरीनीकरण से एक प्रोडक्ट बन गया। भाई ये भी हो सकता है कि जब रिएक्शन हो तो यहां से हाइड्रोजन ना हटके यहां से हट जाए हाइड्रोजन। अगर यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो CH3, CH2 और ये CH2 और ये CH, ये Cl और ये CH3। ठीक, अगर यहां से ना हटके फिर यहां से मान लो हाइड्रोजन हट जाए तो CH3, CH2 और ये CH और ये Cl और ये CH2 और ये CH3। ठीक, एक ये बन गया। फिर अगर आप कहोगे कि सर यहां से ना हटा के यहां से हटा दो, बिल्कुल हटा दो, लेकिन जब यहां से हटाओगे तो ये वाला ही क्या होगा? वापस से बन जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ऐसे यहां से हटाओगे तो पहले वाला वापस से रिपीट हो जाएगा। आप चाहो तो इन तीनों को चेक कर लो, इन तीनों का UPSC नाम क्या है? सेम।
अगर आप यहाँ से हटाओगे या यहाँ से हटाओगे फिर IUPAC नाम लिख के देखो तो इन दोनों के जैसा ही आएगा। इसलिए टोटल कितने बनेंगे भाई, 3 बनेंगे और इनकी संरचनाएं आपके सामने है। ठीक है, अब आपको पूछ लिया इन तीनों में रिलेशन क्या है, तो इन तीनों में रिलेशन क्या होगा देखना जरा। कार्बन की श्रृंखला कितने कार्बन की, 5 कार्बन की। यहाँ पर भी कार्बन की श्रृंखला कितने कार्बन की है भाई, ये ही 5 कार्बन की है। और यहाँ पर भी कार्बन की श्रृंखला कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है। तो अलग क्या है, अलग ये है 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो अलग यहाँ पर है क्लोरीन की पोजीशन। तो ये तीनों की तीनों आपस में क्या है, पीआई है, पोजिशनल आइसोमर्स है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, फिर अगर इसी तरीके का मैं एक क्वेश्चन और दूं आपको तो देखना। एन पेंटेन और अब जो नेक्स्ट है ना एन ब्यूटेन के डाइक्लोरीनीकरण से प्राप्त सभी संभव उत्पादों की संख्या। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि भाई क्या बोला है कि एन ब्यूटेन के डाइक्लोरीनीकरण, यानी अब कितने क्लोरीन जोड़ दें आपको, 2-2 क्लोरीन जोड़ने हैं। ठीक है ना, डाइक्लोरीनीकरण का मतलब 2-2 क्लोरीन, अलग अलग जगह से हाइड्रोजन हटाना है, अलग अलग जगह से आपको अलग अलग जगह पर क्लोरीन जोड़ना है और चेक करना है कि कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो पहले तो एन ब्यूटेन बनाओ, है ना। एन का मतलब नॉर्मल यानी सीधी श्रृंखला, तो ये हो गया जी एन ब्यूटेन। ठीक, अब 2-2 क्लोरीन जोड़ने हैं। तो भैया देखो कि CH3 और ये CH2 और ये CH2 और ये CH2। ठीक है, 2 क्लोरीन जोड़ना है तो पहले दोनों के दोनों क्लोरीन मैंने इस कार्बन पर जोड़ दी। फिर 2 क्लोरीन जोड़ने हैं तो CH3 CH2 CH और ये CH2, एक क्लोरीन यहाँ जोड़ दिया, एक क्लोरीन यहाँ जोड़ दिया, 2 क्लोरीन जोड़ दें। ठीक है भाई, ये भी हो सकता है कि दोनों क्लोरीन बीच वाले कार्बन पर जोड़ दूँ तो एक ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 C Cl Cl और ये CH3, एक ये प्रोडक्ट बन जाएगा। भैया ये भी हो सकता है कि एक क्लोरीन आप इस पर जोड़ दो, एक इस पर जोड़ दो, तो एक प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा Cl और ये Cl। मतलब आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, कहाँ कहाँ आप क्लोरीन जोड़ सकते हो, ये खुद को सोचना पड़ेगा। भाई 2 क्लोरीन जोड़ने का ये भी तरीका, एक तो आपने पहले पर जोड़ दिया, एक आप तीसरे पर जोड़ दो, तो एक ये भी बन सकता है CH3 CH Cl और CH2 और CH2 और ये Cl, एक ये वाला भी हो सकता है ना। भाई एक इस पर जोड़ दो और एक चौथे पर जोड़ दो तो CH2 और CH2 और ये CH2 और ये CH2, ये Cl और ये Cl, एक इस पर जोड़ दो। हाँ, और कोई पॉसिबिलिटी आपको लग रही है क्या, और कोई पॉसिबिलिटी? हाँ, आप कहोगे कि सर दोनों के दोनों इस पर जोड़ दो, बीच वाले पर दोनों के दोनों इस पर जोड़ दो। बिल्कुल जोड़ सकते हैं, लेकिन जब जोड़ोगे तो इनका नाम लिख के देखना, ये दोनों कैसे आएंगे, सेम ही आएंगे। ठीक है, और आप कैसे जोड़ सकते हो ये आपको सोचना है, और कैसे जोड़ सकते हैं, टोटल 6 तरीके से अपन जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको जोड़ने को कोशिश करोगे और ज़्यादा क्लोरीन, है ना, 2 ही जोड़ने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। आप कहोगे कि सर एक और जोड़ दो इस पर ना, वो डाइक्लोरीनीकरण नहीं होगा, वो ट्राइक्लोरीनीकरण हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मेरे को बताओ नियोपेंटेन के मोनोक्लोरीनीकरण से कितने उत्पाद बनेंगे, बताएं जरा। हाँ, नियोपेंटेन, तो भैया जी ये अपना नियोपेंटेन, अब इसका करवाना मोनोक्लोरीनीकरण, यानी आपको एक हाइड्रोजन हटाना है, तो एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो CH3 और ये CH3, ये CH3 और ये CH2 और ये Cl, एक हाइड्रोजन हटा दिया, क्लोरीन लगा दिया, मोनोक्लोरीनीकरण करवाना है। आप चाहे हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो, एन पेंटेन के मोनोक्लोरीनीकरण से केवल एक ही उत्पाद प्राप्त होगा और वो उत्पाद आपके सामने है। ठीक है, नाम लिख के देख लो, कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो नाम लिख के देख लो, नाम IUPAC नाम अगर सेम आ जाएगा तो प्रोडक्ट भी सेम है। क्लियर है? एक और कंपाउंड हम लिख रहे हैं, उसको आपको चेक करना है कि भाई वहां कितने बन सकते हैं। तो देखना जरा,
इस बार मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं कि मोनोब्रोमीनीकरण, ठीक है ना, मोनोब्रोमीनीकरण से प्राप्त सभी संभव उत्पादों की संख्या, यह आपको बताना है। तो करते हैं, काम वही करना है, एक एक आपको क्या करना है, हाइड्रोजन हटाना है और क्या लगाना है, ब्रोमीन लगाना है। एक बार ब्रोमीन मैंने यहाँ लगा दिया, एक प्रोडक्ट ये वाला बन गया। एक बार ब्रोमीन जो है वो भाई मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ध्यान से देखें, एक बार यहाँ लगा दो। अच्छा एक चीज़, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सेम ही है, आप चाहे इस रिंग पर लगा दो चाहे इस रिंग पर लगा दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों कैसे हैं, सेम ही है। भाई एक बार जो है वो मैं CH2 यहाँ लगा दूं, अब ये वाला और ये वाला कार्बन कैसा है, सेम ही है। वही ध्यान से, ये वाला ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, तो दोनों ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। ऐसा ही इसमें, ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा, ये पैरा, तो चाहे इधर काम कर लो चाहे इधर आप Br लगा दो चाहे इधर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो बार, तो एक बार ऑर्थो पर लगा दिया, एक बार मेटा पर लगा दिया, एक बार पैरा पर लगा देता हूँ। ये लो भाई साहब CH2 और ये Br, तो टोटल कितने बन गए भाई, टोटल बनेंगे 4, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो दो प्रकार की समावयवता, संरचनात्मक समावयवता अब तक अपन ने पढ़ ली है, कौन कौन सी, एक तो CI, एक PI। CI क्या होती है, तो वहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला में क्या होगा भाई, अंतर होगा, ठीक है ना। और PI क्या होगी, तो PI में किसी प्रतिस्थापी या बहुबंध या फिर क्रियात्मक समूह की स्थिति क्या होगी, अलग अलग होगी, जबकि मुख्य कार्बन श्रृंखला समान रहेगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपने पास है, अगली समावयवता की तरफ अपन बढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो समावयवता है वो अपने पास है भाई क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं फंक्शनल, ओके, इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। और शॉर्ट में इसको मैं बोलूँगा भैया FGI, है ना, FGI। तो ये अपने पास है क्रियात्मक समूह समावयवता। देखना जरा कि भैया समावयवता का मतलब तो क्या हो गया, अणुसूत्र समान, और पीछे क्या है, क्रियात्मक समूह, यानी क्या चीज़ अलग होगी, क्रियात्मक समूह अलग होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले तो लिख देता हूँ कि यदि यौगिकों का अणुसूत्र समान हो, किंतु अणुसूत्र क्या हो, समान हो, ठीक है ना, किंतु यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह अलग अलग हो, यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह क्या हो, अलग अलग हो, तो इन्हें FGI कहते हैं। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, ठीक है ना, कि यौगिकों का अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा, लेकिन यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह डिफरेंट होगा, तो इन्हें अपन FGI बोलेंगे। समझे बात को। एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखना ज़रा कि जैसे एक तो है अपने पास CH3 CH2 और ये है COH, ठीक है। कौन सा क्रियात्मक समूह है ये, COH या CHO, एल्डिहाइड। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये एक एल्डिहाइड है, इसका सूत्र क्या हो गया, तो C3H6O, ये इसका सूत्र हो गया C3H6O, ठीक है। एक तो ये कंपाउंड है, एक मेरे पास कंपाउंड है भाई CH3CO और ये CH3। ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, इसमें CO ग्रुप है, तो ये है कीटोन। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया C3H6O। तो C3H6O एंड C3H6O, ठीक है।
दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन दोनों में उपस्थित क्रियात्मक समूह क्या है, अलग अलग है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में ये जो दोनों कंपाउंड हैं, इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, इन दोनों को बोलेंगे भैया FGI, क्रियात्मक समूह समावयवी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें चेक करना है कि अगर कंपाउंड में, ठीक है ना, यहाँ चेन वगैरह नहीं चेक करनी है, केवल आपको इतना चेक करना है कि दोनों कंपाउंड का अणुसूत्र समान हो। दोनों का अणुसूत्र कैसा होना चाहिए, समान, लेकिन दोनों में क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो यौगिक को क्या बोलेंगे अपन, FGI बोलेंगे। क्लियर बात? फिर देखा, अब ये चीज फिक्स है, ये चीज ध्यान में रखिए कि ये चीज फिक्स है कि जैसे एल्डिहाइड कीटोन के साथ FGI प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, तो कौन सा समूह दूसरे किस समूह के साथ FGI शो करेगा, ये चीज क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सा समूह आपस में FGI प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन यहां एक चीज का ध्यान रखिएगा कि भाई FGI केवल तभी होगी जब अणुसूत्र समान होगा। तो जो ग्रुप में लिख रहा हूं ना, वो केवल तभी एप्लीकेबल है जब अणुसूत्र क्या हो, समान हो। ठीक है, तो ये चीज फिक्स होती है कि कौन सा क्रियात्मक समूह दूसरे किस क्रियात्मक समूह के साथ FGI प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले एक तो यही एग्जांपल हो गया कि एल्डिहाइड एंड कीटोन FGI होते हैं। ठीक है, लेकिन कब, जब फॉर्मूला सेम होगा तभी। ठीक है ना, एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरा जो पॉइंट है वो है भाई अल्कोहल एंड ईथर FGI होते हैं। तो अल्कोहल और ईथर जो है वो भी आपस में क्या होंगे, FGI होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखना कि CH3 CH2 और ये OH। ठीक, एक मेरे पास है भाई CH3O CH3, ये वाला है अल्कोहल और ये है ईथर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या आया, C3H6O, और इसका फॉर्मूला भी C3H6O। दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों में क्रियात्मक समूह क्या है, अलग अलग है। एक अल्कोहल है, दूसरा ईथर है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, FGI होंगे। फिर और देखो कि भाई एल्डिहाइड कीटोन हो गया, अल्कोहल ईथर हो गया। नेक्स्ट है अपने पास साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड FGI होते हैं। ठीक है, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, FGI होंगे। एग्जाम्पल के लिए CH3CN, ठीक है, फॉर्मूला क्या आ गया, C2H3N, और दूसरा है अपने पास CH3NC, इसका फॉर्मूला C2H3N। दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, जबकि ये वाला साइनाइड है और ये वाला क्या है, आइसोसाइनाइड है। ठीक है, तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी आपस में क्या होते हैं भाई, FGI होते हैं। दोनों अलग अलग क्रियात्मक समूह होते हैं। ठीक है, और देखो बहुत सारे ऐसे, आपको केवल इतना चेक करना है कि फॉर्मूला समान हो और इसके अलावा जो इनका क्रियात्मक समूह है ये अलग अलग हो, तो FGI होंगे। ठीक है ना, फिर देखो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन आपस में FGI होते हैं। ठीक है, क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन, ये भी आपस में क्या होंगे, FGI होंगे। कैसे, देखना जरा कि भाई एक तो मेरे पास 1 डिग्री एमीन है CH3 CH2 और CH2NH2, ये है 1 डिग्री एमीन। ठीक है, एक मेरे पास 2 डिग्री एमीन है CH3 CH2 और NH और ये CH3, ये है 2 डिग्री एमीन। क्लियर, और एक मेरे पास है CH3N CH3 और ये CH3, ये है 3 डिग्री एमीन। क्लियर है ना, तो अब तीनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। देखना जरा, 3 कार्बन है, एक नाइट्रोजन और बाकी हाइड्रोजन, सब में 3 3 कार्बन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, फॉर्मूला सबका सेम है, लेकिन क्रियात्मक समूह सब में अलग अलग। ध्यान रखना कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों अलग अलग क्रियात्मक समूह माने जाते हैं। समझ रहे हो बात को? फिर देखें, और बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई इसके। ठीक है ना, एक चीज ध्यान में रखना, एक जो ये लिखवाने जा रहा हूं वो है भाई एल्काडाइइन। अब ये क्या होता है देखते हैं। एल्काडाइइन एंड एल्काइन FGI होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें क्या है, एल्काडाइइन और एल्काइन ये आपस में क्या होते हैं, FGI होते हैं। एल्काडाइइन क्या होते हैं कि मतलब ऐसी एल्कीन जिनमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं
उनको क्या बोलते हैं, एल्काडाइइन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखना जरा, CH2 CH और CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास है। नाम क्या लिखूंगा इसका, देखना 1 2 3 4, तो इसका नाम हो गया भाई सबसे पहले वर्ड रूट कोई प्रतिस्थापित नहीं तो ब्यूटा। अब दो डबल बॉन्ड समान प्रकार के बहुबंधों की संख्या दो या दो से ज्यादा आती है तो वर्ड रूट के लास्ट में क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, तो ये ब्यूटा, फिर 1,3 डाइईन, तो ये है एल्काडाइईन। क्लियर है बात। फिर एल्काइन, ऐसे ही 4 कार्बन की एल्काइन, तो 4 कार्बन की एल्काइन जो है वो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी भाई, FGI होगी। आप चाहो तो फॉर्मूला चेक कर लो, इसका भी DU 2 है, DU 2, 2 डबल बॉन्ड है ना, और इसका भी DU, एक ट्रिपल बॉन्ड का DU भी कितना है, 2 है, तो भाई इनका फॉर्मूला समान है, तो ये भी आपस में क्या माने जाते हैं, FGI माने जाते हैं। समझे बात को। और देखो और बहुत से फंक्शनल ग्रुप है, उम्मीद करते हैं आपने इसको नोट कर लिया होगा, है ना, तो इसको मिटा रहे हूं। देखें देखना कि भाई अपने पास है अगला जो है ग्रुप, और कौन से क्रियात्मक समूह जो आपस में FGI होते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड तथा एस्टर आपस में FGI होते हैं। कौन कौन से हो गए भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, ये भी आपस में क्या होते हैं, FGI होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, C3 हाइड्रोजन 3 H6O2, ये इसका फॉर्मूला हो गया, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, और दूसरा एस्टर, भैया इसको देखना, इसका फॉर्मूला भी C3H6O2, दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा क्या है, एस्टर है, तो अलग अलग क्रियात्मक समूह समान अणुसूत्र, तो ये भी आपस में क्या होते हैं भाई, FGI होते हैं। समझे बात को। फिर अगला देखना, बहुत सारे, मतलब ये है कि अपन सारे में जितने भी क्रियात्मक समूह जो आपस में FGI हो सकते हैं वो सारे यहां पर बोर्ड पर हो सकता है ना लिख पाऊं, आपको एक ही काम करना है, और वो क्या है कि जब भी आपको लगे कि ये FGI, या जब भी आपको FGI चेक करना हो कि ये दो यौगिक FGI है या नहीं है, तो आप उनका सूत्र चेक करें, जो अणुसूत्र है ना उसको चेक करें और उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह को चेक करें। अगर अणुसूत्र समान है, क्रियात्मक समूह अलग है, तो वो FGI होंगे, चाहे कोई भी क्रियात्मक समूह आ जाए। ठीक है ना। फिर देखो कि एल्कोहल और फिनॉल FGI होते हैं। ठीक है, एल्कोहल और फिनॉल भी FGI है। एग्जाम्पल देखना जरा कि भाई फिनॉल किसको बोलते हैं, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो OH तो फिनॉल होता है, बाकी आप कुछ भी अटैच कर दो, इसको अपन फिनॉल का व्युत्पन्न ही मानेंगे। ठीक है ना, ये फिनॉल हो गया, CH3 अटैच कर दिया तो इसको क्या बोलोगे, ये फिनॉल का व्युत्पन्न ही है। ठीक है, एक तो ये है, तो ये फिनॉल है, फिनॉल डेरिवेटिव, और एक अपने पास है CH2OH। अब इन दोनों में अंतर है, अगर बेंजीन रिंग से OH डायरेक्टली अटैच है तो उसको फिनॉल डेरिवेटिव बोलेंगे, और यहां डायरेक्टली अटैच नहीं है, बीच में कार्बन आ गया है। ठीक है ना, बेंजील अल्कोहल है, तो बीच में कार्बन आ गया है, तो ये अल्कोहल है और ये एक तरीके से फिनॉल है ना, फिनॉल डेरिवेटिव, फिनॉल का व्युत्पन्न। डेरिवेटिव का मतलब है फिनॉल का व्युत्पन्न, और व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है कि ये माना जाएगा कि ये फिनॉल से बना है। क्लियर है बात। तो अल्कोहल और फिनॉल ये दोनों भी आपस में क्या माने जाते हैं, FGI माने जाते हैं। फिनॉल जो है वो यहाँ अलग क्रियात्मक समूह की तरह काम में लिया जाता है, या इसको अलग क्रियात्मक समूह माना जाता है। ठीक है, और बहुत से क्रियात्मक समूह ऐसे जिनको जो है वो आपस में FGI होते हैं। एक दो और लिख देता हूँ, बाकी तो आपको ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको मिटा दे रहा हूँ। देखें
एल्कोक्सी कार्बोनिल। भाई ध्यान से देखना, एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखा है ना, ये क्या होते हैं? भाई कुछ इस तरीके के जो कंपाउंड है इनको एल्कोक्सी कार्बोनिल बोलते हैं। कैसे? एल्कोक्सी का मतलब क्या होता है? OR, जैसे OCH3, OC2H5, ठीक है ना, तो ये एल्कोक्सी, तो ये वाला है एल्कोक्सी OCH3। कार्बोनिल जो वर्ड है ना, ये अभी ध्यान में रखना, आगे भी आएगा। कार्बोनिल जो वर्ड है ये जनरली काम में लिया जाता है भाई CO ग्रुप के लिए। जनरली क्या है, CO समूह जो होता है ना, कीटोन वाला, है ना, इसके लिए कार्बोनिल अपन काम में लेते हैं। और एल्डिहाइड और कीटोन, इनको कार्बोनिल यौगिक भी बोलते हैं। कहीं पर लिखा हुआ आए कार्बोनिल यौगिक तो समझ जाना वो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए काम में आता है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं क्योंकि इसमें CO ग्रुप होता है। ठीक है, आप कहोगे कि सर COOH ग्रुप में या कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो होगा ना, वो पूरा ग्रुप OH को शामिल करते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो CO को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो ये हो गया एल्कोक्सी और ये कार्बोनिल। क्लियर है? तो एल्कोक्सी कार्बोनिल। फिर इसके बाद में एस्टर। भाई देखना, ये एस्टर, ठीक। फिर इसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। ये सारे के सारे भी आपस में FGI होंगे। ये दो तो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब ये भी आपस में क्या होंगे? सब के सब सॉरी, ये सब के सब भी आपस में क्या होंगे? FGI होंगे। क्लियर है बात? तो ये दो तो पहले अपन देख चुके हैं। ये वाला जो है वो भी इनके साथ क्या होता है भाई? FGI होता है, क्योंकि इन सब का जो अणुसूत्र है वो कैसा है? समान है। देख लो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन 2 ऑक्सीजन, और उसमें भी 5 कार्बन 2 ऑक्सीजन, बाकी हाइड्रोजन। ठीक है ना? तो इस तरीके से बहुत सारे अपने पास ऐसे और भी बहुत सारे समूह हैं जो आपस में FGI प्रदर्शित कर सकते हैं। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? तो भाई ये है अपने पास FGI, क्रियात्मक समूह समवायवता। ठीक है, इसके बाद इसके आगे की क्लास अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? और ये आपको पढ़ के आनी है। इसमें कोई डाउट हो तो वो आप डाउट व्हाट्सएप पर भेजें। ठीक है ना? और क्वेश्चन इसके रिलेटेड मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है वो मैं आपको टिक करवाऊंगा भाई संरचनात्मक समवायवता कंप्लीट होने के बाद। ठीक है ना? एक साथ पूरी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्वेश्चन एक साथ मैं आपको टिक करवाऊंगा। तो क्रियात्मक समूह समवायवता कल कंप्लीट, कल जो है वो अपन मध्यावयवता तक पढ़ लेंगे। ठीक है ना? तो इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।